तो देखिए, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे एक चीज तो ये होना चाहिए कि जो एक्ट हुआ है वो एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस होना चाहिए अबेटमेंट का। और दूसरी चीज कि वो उस अबेटमेंट के इन्फ्लुएंस में ही कमिट होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने किसी बच्चे को बोला है कि यार तू किसी दूसरे व्यक्ति के खाने में जहर डाल दे। कोई जैड नाम का व्यक्ति था। मैंने उसके खाने में जहर डलवाने के लिए एक बच्चे को इंस्टिगेट कर दिया। इंस्टिगेट करने का मतलब होता है कि मैंने उस बच्चे को उकसा दिया कि वो जहर की डब्बी लेके जाए और वो जेड के खाने में जहर डाल के आ जाए। जेड के खाने में, जेड कोई इंसान है, उसके खाने में जहर डालने के लिए मैंने उस बच्चे को उकसा दिया। वो बच्चा गया जहर लेके, और बाय मिस्टेक उस बच्चे ने वो जहर वाई के खाने में डाल दिया। मैंने बच्चे को इंस्टिगेट किया था जेड के खाने में डालने के लिए, बट उस बच्चे ने गलती से डाल दिया वाई के खाने में। अब वाई जो था वो जेड के पड़ोस में बैठा था, पास पास में बैठे हुए थे वो। अब जहर जो है वो वाई के खाने में चले गया। वाई ने खाना खा लिया। अब वाई ने खाना खाया तो वाई मर गया। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि मैंने उस बच्चे को अबेट किया था जेड के खाने में जहर डालने के लिए। मतलब मैं चाहता था कि जेड मरे, बट गलती से उस बच्चे ने खाना वाई के खाने में डाल दिया, जहर वाई के खाने में डाल दिया, तो मृत्यु वाई की हो गई। अब चाहता तो मैं जेड की मृत्यु था, बट हो गई वाई की। मतलब एक्ट मैंने अबेट कुछ और किया था और एक्ट हो कुछ और गया। तो भी मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहूंगा वाई के मर्डर के लिए, वाई के मर्डर के अबेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो, एक्स, वाई और जेड पास पास बैठे वाई और जेड पास पास बैठे हैं। तो इससे एक चीज तो बड़ी प्रोबेबल है कि अगर मैं जहर डलवा रहा हूं किसी से बोल के जेड के खाने में, तो हो सकता है कि जेड के खाने में से कुछ खाना वाई भी खा ले, तो वाई की भी मृत्यु हो सकती है। तो एक चीज तो ये कि द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। मेरे अबेटमेंट का एक कंसिक्वेंस ये भी है कि जेड का खाना वाई भी खा सकता है क्योंकि वो उसके पास में बैठा है। तो एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज कि उस बच्चे ने जहर क्यों डाला? उस बच्चे ने जहर इसलिए डाला क्योंकि मैंने उसको इंस्टिगेट किया था। तो दूसरी चीज जो होती है वो भी यहाँ पे अप्लाई हो गई कि द एक्ट वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन। दोनों चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसलिए यहाँ पे सेक्शन 111 अप्लाई हो रहा है। और सेक्शन 111 अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं लायबल रहूंगा वाई के मर्डर के अबेटमेंट के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात थी बहुत। ये दो चीज जरूर देखना कि वो जो एक्ट है वो प्रोबेबल कंसिक्वेंस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, एक और इलस्ट्रेशन देता हूं, आप बताना क्या होगा उसमें। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस। ए ने बी को इंस्टिगेट किया, यानी ए ने बी को उकसाया कि वो जेड के घर को जला दे। ए ने बी को क्या उकसाया? कि वो जेड के घर को जला दे। बी ने भी क्या करा? जेड के घर को जला दिया। और जब बी ने जेड के घर को जलाया तो बी जेड के घर में भी घुस गया और जेड के घर से चोरी भी कर ली। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ए ने जो किया था, ए ने क्या किया था? ए ने बी को उकसाया था जेड के घर को जलाने के लिए, बट जेड, बी ने क्या करा? बी ने जेड का घर जला भी दिया और घर में घुस के चोरी भी कर ली। अब मुझे बताओ यहाँ पे ए जो है, जिसने उकसाया था, वो किस ऑफेंस के लिए, किस ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा? आप मुझे ये बताओ। घर जलाया बर्निंग ऑफ हाउस बोलते हैं, चोरी की थेफ्ट बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस किया, कौन सा अबेटमेंट किया? आदित्य जी आंसर देने की कोशिश कीजिए। और अगर क्वेश्चन रिपीट करवाना है तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जिसको भी आंसर आए वो देना। ए ने बी को इंस्टिगेट किया। ए ने बी को ये कहा कि तू जेड का घर जला दे। ए ने बी को जेड का घर जलाने के लिए इंस्टिगेट किया। ठीक है, बी ने जाके जेड के घर में आग लगा दी और आग लगाने के साथ साथ उसके घर में चोरी भी कर ली। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ए ने कौन सा अबेटमेंट किया। नहीं आ रहा?
सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। Am I audible to both of you? यस सर। ओके, गलत आंसर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा इस चीज पे कि सेक्शन 111 की लाइट में आपको आंसर देना है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ए जो था वो किस अबेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बर्निंग ऑफ हाउस के लिए या थेफ्ट के लिए या दोनों के लिए। ऑप्शन भी दे दिए, अब बता दो। सर बर्निंग ऑफ हाउस ओनली। और थेफ्ट के लिए क्यों नहीं? क्योंकि सर वो उसकी इंटेंशन पे नहीं था ना। बट यहाँ पे, अच्छा ठीक है चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको उसमें बताना। ए ने एक बच्चे को बोला कि जेड के खाने में जहर डाल दे। ए ने एक बच्चे को बोला कि जेड के खाने में जहर डाल दे। उस बच्चे ने जाके गलती से जेड के पास में बैठे हुए वाई के खाने में जहर डाल दिया, और वाई ने वो खाना खा लिया और वाई मर गया। जेड को कुछ नहीं हुआ। ए ने बच्चे को कहा था जेड के खाने में जहर डालने के लिए, बट खाना उस बच्चे ने गलती से वाई के खाने में डाल दिया और वाई उसको खा के मर गया। अब बताओ यहाँ पे ए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या यहाँ पे ए जो है वो अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ वाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यस सर। क्यों है? उसका तो इंटेंशन ही नहीं था वाई को मर्डर करने का, वो तो जेड को मारना चाहता था। सर बट इंटेंशन तो मर्डर था ना अल्टीमेटली, बट मतलब कमीशन में थोड़ा गलती हो गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंटेंशन मर्डर का था, बट एक चीज समझो आप कि जो इंटेंशन होता है ना, वो सिर्फ ऑफेंस का नहीं, उस ऑफेंस को किसी पर्टिकुलर पर्सन पे करने का होता है मर्डर के केस में। इंटेंशन अगर मेरा किसी और का मर्डर करने का था, बट मर्डर किसी और का हो जाता है, तो उसको मर्डर नहीं बोलते, फिर वो किसी दूसरी कैटेगरी में फॉल करेगा। अभी जब हम कल्पेबल होमिसाइड वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बट यहाँ पे आप ये चीज समझिए, मैंने यहाँ पे दो चीजें अंडरलाइन कर रखी है प्रोविजो के अंदर। प्रोवाइडेड दैट the act done was a probable consequence of the abatement, and second that it was committed under the influence of the instigation। यानी कि जब कभी आपने एक्ट अबेट कुछ और किया है बट कमिट कुछ और हुआ, तो जो कमिट हो गया आप उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहोगे। अगर अगर जो एक्ट कमिट हुआ है वो एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस है उस एक्ट के जो आपने अबेट किया था, मतलब कि जो एक्ट में अबेट कर रहा हूं उसका एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस वो भी हो सकता है जो कमिट हो गया है। आप यहाँ पे देखिए, जब मैंने उस बच्चे को जहर डालने का कहा खाने में, जेड के खाने में जहर डालने का कहा मैंने उसको, जेड के पास में वाई बैठा था। राइट, जेड के पास में वाई बैठा था। मैं बच्चे को कह रहा हूं कि तू जेड के खाने में जहर डाल दे, तो इतनी चीज तो मुझे भी पता है कि अगर गलती से भी वो खाने में जहर वाई के डल गया, या मान लो जेड के खाने में ही डला और वाई ने जेड का खाना खा लिया, तो वाई मर सकता है। मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जो एक्ट हुआ, जो वाई का मर्डर हुआ, जो वाई की मृत्यु हुई, ये एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस था मेरी चीज का जो मैंने करवाया। मैंने खाना भले ही जेड के खाने में डलवाने का बोला था बच्चे को, बट उसका एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस ये भी हो सकता है कि उसका खाना कोई और खा लेगा वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति और वो मर जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि वो एक्ट एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस था। और दूसरी चीज, मैंने उस बच्चे को इंस्टिगेट किया था कि जहर डाल के आ, इसलिए उस बच्चे ने जहर डाला, मतलब कि वो एक्ट जो कमिट हुआ है वो मेरे ही अबेटमेंट के कारण हुआ है। ये दोनों चीजें अप्लाई हुई है, इसलिए हम वहां पर रिस्पॉन्सिबल है वाई के मर्डर के लिए। समझे? यहाँ पे इंटेंशन का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो डिफरेंट एक्ट कमिट हुआ है, क्या वो एक्ट एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस हो सकता है? अगर प्रोबेबल कंसिक्वेंस हो सकता है तो आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, नहीं हो सकता नहीं रहोगे। अब इस चीज को समझ के मेरा दूसरा एग्जांपल, जो सवाल मैं आपसे बहुत देर से पूछ रहा हूं, उसको समझिए। इसको समझिए कि मैंने उसको कहा कि तू उसके घर को जला दे। मैंने कहा कि तू उसके घर को जला दे, मैं उसको इंस्टिगेट कर रहा हूं घर जलाने के लिए।
वो व्यक्ति गया, उसने घर को जलाया, लेकिन घर को जलाने के बाद उसने घर के अंदर का सामान भी चोरी कर लिया। मतलब मैंने सिर्फ जलाने का बोला था, उसने जला के घर का सामान भी चोरी कर लिया। यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ अबेटमेंट ऑफ बर्निंग हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। और उसका भी एक रीजन है, क्यों? उसका रीजन सिर्फ इतना है कि मैंने सिर्फ घर जलाने का बोला था, और किसी का घर जलाना, इसका एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो व्यक्ति घर का सामान भी चोरी करेगा। घर जलाने जाने वाला व्यक्ति घर का सामान भी चोरी करेगा, ये जरूरी थोड़ी है। हर चोर जब चोरी करके जाता है घर से, तो घर में आग थोड़ी लगा जाता है चोरी करने के बाद। ये किसी भी एंगल से प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं होता है। और सिर्फ इसलिए कि जो एक्ट वहां पे मैंने उकसाया था घर जलाने के लिए, तो मैं घर जलाने के लिए, उकसाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। मैं अबेटमेंट ऑफ बर्निंग ऑफ हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। और मैंने अबेटमेंट किया बर्निंग ऑफ हाउस का, उस व्यक्ति ने वहां पे थेफ्ट भी कर ली, चोरी भी कर ली। तो चोरी एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस होता है, और ये बिल्कुल भी बर्निंग का प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं है। इसलिए मैं वहां पे थेफ्ट के अबेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। इस चीज को समझ लो, इंटेंशन का मुद्दा नहीं है यहाँ पे। व्हाट इट चीज समझ में आ गई एकदम क्लियरली? तो आगे बढ़ते हैं। ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 111 में दिया हुआ है। सेकेंड इलस्ट्रेशन है, इसको मार्क करना, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसके। अब आइए सेक्शन 112। सेक्शन 112 कहता है अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। अभी एक चीज समझो कि क्यूमुलेटिव पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे ये क्यों क्यूमुलेटिव पनिशमेंट यहाँ पे दे रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि एक तो आपने एक्ट अबेट किया जो अलग था, और एक्ट जो हो गया वो अलग था। तो अबेटर को उसके लिए क्यूमुलेटिव पनिशमेंट मिल जाएगी। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट मिल जाएगी मतलब उनके लिए साथ में कुछ पनिशमेंट मिल जाएगी, जोड़ जोड़ के जो भी गणित वहां पे लगाना है उसके लिए पनिशमेंट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस सेक्शन एक्सटेंड्स टू द प्रिंसिपल एनंसिएटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। ये सेक्शन क्यों है? ये सेक्शन इसके पिछले सेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पिछला सेक्शन यानी कि सेक्शन 111, और सेक्शन 111 में क्या है? लाइबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट कमिटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। यानी एक्ट अबेट कुछ और किया था और एक्ट हो था एक्ट डन। तो ऐसा जब होगा तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी? तो इसमें लिखा है कि अंडर दिस द अबेटर इज पनिश्ड फॉर द ऑफेंस अबेटेड एज वेल एज द ऑफेंस कमिटेड। तो कुछ केस में ऐसा होगा कि जो ऑफेंस आपने अबेट किया है उसकी सजा तो आपको मिलना ही मिलना है, और जो ऑफेंस कमिट हो गया उसकी भी सजा आपको मिलना है। एग्जाम्पल देखिए, इसका इलस्ट्रेशन दिया है कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया, बाय फोर्स उसको रेजिस्ट किया कि वो जो काम कर रहा है, चेकिंग वेकिंग जो भी कर रहा है वो ना करे, और बी एक पब्लिक सर्वेंट है। या नहीं, एक पब्लिक सर्वेंट कोई चेकिंग करने आया, तो ए ने बी को उकसाया कि तू उस पब्लिक सर्वेंट को रोक, है ना? ए ने बी को उकसाया कि तू उस पब्लिक सर्वेंट को रोक। तो बी ने क्या करा? बी ने पब्लिक सर्वेंट को रोकने की कोशिश करी। बी को ये काम करने के लिए किसने बोला? ए ने। सपोज करो मैंने बोला बी को कि वो पब्लिक सर्वेंट जो चेकिंग कर रहा है ना, तो उसको चेकिंग करने से रोक ले। तो बी गया और बी ने जाके उसको पब्लिक सर्वेंट को चेकिंग करने से रोक लिया। और जब बी उस पब्लिक सर्वेंट को चेकिंग करने से रोक रहा था, तो बी ने चेकिंग करते करते, जब वो चेकिंग कर रहा था तो बी उसको रोक रहा था, वो रुक नहीं रहा था, तो बी ने उसको ग्रीवियस हर्ट भी कर दिया। मतलब बड़ा खतरनाक इंसान था वो बी। एक पब्लिक सर्वेंट पे उसने अटैक कर दिया, उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया। अब चूंकि बी ने यहाँ पे दो ऑफेंस करे। कौन कौन से दो ऑफेंस? एक तो पब्लिक सर्वेंट जो चेकिंग वगैरह करते हैं, जो कि लॉफुल ड्यूटी होती है उनकी, एक तो उसको रोकने की कोशिश करी, यानी सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश करी, उसका अबेटमेंट मतलब वो ऑफेंस कर दिया। और दूसरा ग्रीवियस हर्ट कर दिया, वो भी एक ऑफेंस होता है। मैं तो चुपचाप बैठा हुआ देख रहा हूँ कुर्सी पे, मैंने बी को बोला ये सब करने के लिए, तो बी ने वहां पे मैंने जो उसको बोला था करने का कि सिर्फ रोक ले, बट उसने एक्स्ट्रा क्या कर दिया? उसने ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा दिया। मतलब एक तो एक्ट अबेट जो मैंने किया था वो कर दिया, और एक जो एक्ट डन हो गया उसने दोनों कर दिए। अब चूंकि मैंने उसको बोला था ये करने के लिए, तो सवाल ये उठता है मेरा क्या होगा? क्योंकि बी को तो सजा इन दोनों ऑफेंस की मिलेगी, उसको तो सजा चेकिंग रोकने की भी मिलेगी और ग्रीवियस हर्ट की भी मिलेगी, उसको तो दोनों मिलेगी। बट मेरा क्या होगा? मेरा ये होगा कि अगर मैं इस चीज को जानता था कि बी उसे ग्रीवियस हर्ट कर देगा, अगर मैं ये जानता था कि बी उसको ग्रीवियस हर्ट कर देगा, यानी कि मुझे पता था कि एक प्रोबेबल कंसिक्वेंस ये भी हो सकता है कि बी उसको ग्रीवियस हर्ट कर देगा, तो मैं भी दोनों ही
ऑफेंसेस के अबेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। मतलब मैं उसकी चेकिंग रुकवाने के अबेटमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, और मैं ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के अबेटमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि बी एक गुस्सेल स्वभाव का व्यक्ति है, जो अगर किसी को रोकता है और अगर कोई नहीं रुकता है तो वो उस पर अटैक कर देता है, अगर मुझे ये प्रोबेबल कंसिक्वेंस पता होता, या मुझे पता होता कि ये उसको चोट पहुंचाएगा, तो मैं भी उन दोनों ऑफेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, दोनों ऑफेंसेस के अबेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस ऑफेंस का मैंने अबेटमेंट किया बस उसी की पनिशमेंट मिले, दोनों की मिले। ठीक है, बट यहाँ पे ये डिफेंस हो जाता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी कर देगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो जाता है। फिर आप आइए सेक्शन 113 पे। 113 क्या कहता है? 113 कहता है लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। अभी ये चीज थोड़ी सी और कंफ्यूज करेगी। क्यों करेगी? उसका भी रीजन। अबेटर की क्या लाइबिलिटी होगी जब इफेक्ट कुछ और हुआ है? इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड। देखो, एक चीज होती है कि एक्ट अबेट कुछ और किया और हुआ कुछ और एक ये होता है कि जो एक्ट मैंने अबेट किया था, मैं उसका इफेक्ट कुछ और चाहता था, बस उसका इफेक्ट हुआ कुछ और। समझ रहे हो बात को? एक होता है कि एक्ट ही दूसरा हो गया, और एक होता है कि उसका इफेक्ट दूसरा हो। अब इफेक्ट का क्या मतलब होता है? इफेक्ट का मतलब समझो, इफेक्ट का मतलब होता है उसका परिणाम। ठीक है, परिणाम उसका, आप उसको बोल सकते हो इफेक्ट का। मैंने किसी को बोला कि यार उसको तू हर्ट करके आ, हर्ट करके आ, मैंने उसको ऐसा बोला। वो हर्ट करने गया, मैंने उसको हर्ट के लिए अबेट किया, उसने भी हर्ट ही किया। ठीक है, यानी मैंने जिस चीज के लिए अबेट किया हर्ट के लिए, सामने वाले ने जाके वही चीज कर दी, हर्ट कर दिया। मतलब कि जो एक्ट मैंने अबेट किया था वो एक्ट हो गया, बट इफेक्ट क्या हुआ कि मैं सिर्फ हर्ट का इफेक्ट चाहता था, बट सपोज करो कि उस हर्ट के इफेक्ट से सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट का इफेक्ट हो गया। लो, पूरा इफेक्ट ही बदल गया। मैंने सपोज, या फिर एक चीज और इसमें एक और इलस्ट्रेशन में ये दे सकता हूं कि मैंने आपको कहा कि आप जाके उसको ग्रीवियस हर्ट कर दो। मैंने आपको कहा कि आप उसको जाके ग्रीवियस हर्ट कर दो, मैंने अबेट कर दिया आपको, आपने मेरे अबेटमेंट के कारण सामने वाले को जाके ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया। अच्छा, मैंने आपको ग्रीवियस हर्ट करने का बोला था, मैंने आपको अबेट किया था ग्रीवियस हर्ट के लिए, आपने भी क्या किया? आपने भी ग्रीवियस हर्ट ही किया। मतलब जो एक्ट मैंने अबेट किया था वो एक्ट आपने कर दिया। बट आपने जब सामने वाले व्यक्ति को जाके ग्रीवियस हर्ट करा, तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ग्रीवियस हर्ट हुआ था, बट एक दिन बाद उसका इलाज जब चल रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। यानी आपके ग्रीवियस हर्ट के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। अब सिंपल सी बात है कि मैंने आपको अवेट किया ग्रीवियस हर्ट के लिए, आपने भी किया ग्रीवियस हर्ट, बट सामने वाला उससे मर गया। तो एक्ट तो वही है जो अवेट किया है, बट उसका जो इफेक्ट है वो कुछ और हो गया। मैं चाहता था कि इफेक्ट हो ग्रीवियस हर्ट, बट इफेक्ट हो गया डेथ। तो सवाल ये उठता है कि अब मैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहूंगा? मैं किस चीज के अबेटमेंट के रिस्पॉन्सिबल रहूंगा? ग्रीवियस हर्ट के लिए या डेथ के लिए? तो यहाँ पे आंसर सिर्फ सिंपल सा है कि अगर मुझे पता है कि ग्रीवियस हर्ट से सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, तो मैं वहां पर रिस्पॉन्सिबल रहूंगा मर्डर के अबेटमेंट के लिए। मतलब यहाँ पे भी हम प्रोबेबल कंसिक्वेंस वाली बात अप्लाई करेंगे कि इफेक्ट क्या हुआ उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि जो इफेक्ट हुआ, क्या हम जानते थे कि वो इफेक्ट भी हो सकता है? अगर हम किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएंगे, हम किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएंगे और ग्रीवियस हर्ट से वो व्यक्ति मर जाएगा, ये तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होता है ना, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट मतलब होता है गंभीर चोट, और गंभीर चोट अगर किसी को पहुंचाते तो हो सकता है सामने वाला मर जाए भाई, तो कॉमन सेंस होता है। तो इस चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, मैं अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। ठीक है, और ये जो सेक्शन 113 है, ये सेक्शन 113 आपको सेक्शन 111 के साथ ही रीड करना पड़ता है। क्यों इसको 111 के साथ रीड करना पड़ता है? क्योंकि 111 में हमने देखा था कि एक्ट अबेट कुछ और किया और एक्ट हुआ कुछ और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्ट अबेट जो किया वही हुआ, बट इफेक्ट कुछ और चाहते थे, इफेक्ट हुआ कुछ और। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगी। चलिए, सेक्शन 113 भी हो गया। इसके बाद के सेक्शन 114 हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। कल 114 से लेके इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे 120 तक, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, और उसके बाद जो है, जैसे ही हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खत्म होगा,
तो समझना कि जितने भी आईपीसी के हम ये पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल्स वाला पोर्शन जो हम पढ़ रहे थे वो खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ स्पेसिफिक ऑफेंस वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। फिर हम एक के बाद एक बस ऑफेंसेस के बारे में पढ़ते जाएंगे कि ये कौन सा ऑफेंस होता है, ये कौन सा ऑफेंस होता है। और एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होता है आईपीसी का वो यही होता है, फर्स्ट वाला, जो हम कवर कर चुके होंगे कल या परसों तक। ठीक है, उसके बाद सिर्फ ऑफेंसेस रहेंगे जिसको हम फटाफट कवर करेंगे। जिन ऑफेंसेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको सिर्फ हम समझ लेंगे कि वो ऑफेंस क्या है, उसकी सजा कितनी है, और जिन ऑफेंसेस में हमें टाइम देना होगा उस ऑफेंसेस में हम टाइम देंगे। ठीक है, तो अब ये जनरल प्रिंसिपल वाला टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से फिर से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिएगा। और एक और चीज, आप लोग अपना एक एक्टिव प्रेजेंस यहाँ पे दिखाए करें। जो क्वेश्चन में पूछो आप उसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, ये मत सोचिए कि आप आंसर गलत दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, गलत दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही सीख जाओगे। बट चुप रहोगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, और अगर कुछ डाउट भी होता है तो उसको भी पूछ लिया करें। ये मत सोचें कि डाउट नहीं पूछना, खुद कर लेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति गलत आंसर देता है वो, चलो क्लास चल रही है तो यहाँ तो कुछ नहीं, बट एक ऐसा प्रोवर्ब है कहीं पे जापानीज या चाइनीज वगैरह में, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार डाउट पूछता है उसको एक सेकंड के लिए फूल समझा जाता है, लेकिन जो डाउट ही नहीं पूछता उसे फॉर एवर फूल समझा जाता है। एक प्रोवर्ब है ऐसा, आप लोग ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक जनरल चीज बता रहा हूँ, एज स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, गलत जवाब दोगे कुछ नहीं होगा, बट नहीं दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि जवाब दिए, क्योंकि जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक सीख भी नहीं पाओगे कुछ नया। ठीक है, और गलत जवाब देने से कभी डरना नहीं चाहिए। हम टीचर होके भी कई बार गलत जवाब दे देते हैं, तो कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, कोशिश किया करें कि जवाब दीजिए, सोचिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। वरना जब कभी दिल्ली वगैरह की एग्जाम दोगे, अगर कोई भी अगर दिल्ली की एग्जाम देगा जुडिशरी की, तो आपको पता पड़ेगा कि कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो लोग आईपीसी के अंदर से बनाते हैं। पूरे एकदम इशू वगैरह के साथ क्वेश्चन बना देते हैं, जहां पे आपको खुद पढ़ना होता है कि इसमें कौन सा दिमाग लगाऊं, इसमें कौन सा ऑफेंस लगाऊं। बाकी सारी स्टेट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। बट दिल्ली के एग्जाम देखना एक बार पेपर उठा के, तो पता पड़ेगा कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग भी अपनी मजबूती उस तरह से रखिए कि आप कभी वहां की एग्जाम भी दो तो आपको समझ में आए। ठीक है, मैं जब भी कुछ चीज पढ़ाता हूँ तो मेरा एक ही इंटेंशन होता है कि सामने वाले को वो चीज 100% यहाँ पे बैठे। वरना जो चीजें मैं आपको इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें आई थिंक आप कहीं से 5 या 6 दिन में भी पूरी पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो आप मुझसे पढ़ रहे हो, इसका फ्रूट आपको मिले, इसलिए कह रहा हूँ आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज कल मिलते हैं, सेक्शन 114 से हम कल शुरू करेंगे।